देखो ये क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। सब लोग पढ़ो, मैं भी बताती हूँ। ठीक है, देखो अब उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Explain which of these quantities is constant along the conductor: current, current density, electric field and drift velocity. अब एक बात सुनो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो जो क्वांटिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, समझ रहे हो, वो कोई भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज हो रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं होगी वो तो कांस्टेंट रहेंगी, और जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेशन है वो कोई भी चेंज, वो सारी चेंज होगी। जैसे अब क्वांटिटी इन्होंने कौन कौन सी आपको दी है, देखो करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला I/A, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। उसके बाद अगला दिया उन्होंने क्वांटिटी दी आपको 18 में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है I/NEA। तो ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है क्या आपकी I/NEA, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप देख रहे हो कि सारी क्वांटिटी करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने पे ये क्वांटिटीज तो चेंज होंगी। बात आती है करंट की। करंट बेसिकली क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो केवल ये क्वांटिटी है जो एरिया नॉन यूनिफॉर्म लो या यूनिफॉर्म लो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जब तक चार्ज का फ्लो और उसकी रेट चेंज नहीं होगी, करंट चेंज नहीं होगी। आगे समझ, इसको ऐसे करना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला उन्होंने कहा है इसमें बी पार्ट, देखो बी पार्ट पढ़ो। इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? इफ नॉट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स which do not obey Ohm's law। देखो मैंने आपको ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, इन्होंने कंडक्टर पूछा है। इन्होंने कहा कौन से कंडक्टर, सारे कंडक्टर क्या यूनिवर्सली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? ठीक है, यानी किसी भी सिचुएशन में वेरी नहीं करते हैं। तो आपको याद हो मैंने दो तरीके के कंडक्टर बताए थे, ओम्स लॉ, ओहमिक और नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक कौन से थे? जो ओम्स लॉ को डिसओबे करते हैं, यानी फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे बहुत सारे कंडक्टर ऐसे हैं which do not follow Ohm's law, जिनको हम नॉन लीनियर कंडक्टर कहते हैं, जिनका हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से थे? तो देखो तीन तो मैंने ग्राफ आपको बनवाए थे। एक आपको बनाया था टॉर्च बल्ब का, एक बनाया था इलेक्ट्रोलाइट का, एक बनाया था जंक्शन डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर। जितने भी सेमीकंडक्टर, एक यूनिट है पूरी, लास्ट में आप लोग पढ़ोगे, उसमें हम जंक्शन डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर सब पढ़ेंगे। तो आप उस पूरी यूनिट में देखोगे कि एक भी ग्राफ आपका लीनियर नहीं आएगा, बी और डी में, यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें यस लिखोगे, मतलब उन्होंने पूछा है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो नो। क्या बताओगे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, दे आर नॉन लीनियर कंडक्टर्स, दे हैव डायनामिक रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर में आ रहा है तो केवल नाम दे दो, और अगर दो नंबर में आ रहा है तो आप एक या दो ग्राफ बना के भी दिखा दो। ठीक है, अगला देखो इसका पार्ट। उन्होंने कहा है अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। अब देखो ये मैं तीसरी बार समझा रही हूँ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में समझा चुकी थी। अभी पिछले वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल करके दिखाया था कार वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लो टेंशन बैटरी क्या कार को स्टार्ट कर सकती है। कोई भी सेल अगर लो टेंशन है, लो टेंशन का मतलब होता है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट 12 वोल्ट में भी अभी लो टेंशन मानते हैं,
2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट लगभग, उससे ऊपर हाई टेंशन। ठीक है, अब आप ये सोचो लो टेंशन बैटरी है, तो जब लो वोल्टेज है उस बैटरी का तो उसकी करंट तो ऑलरेडी कम होगी, समझ रहे हो कि नहीं? अब करंट ऑलरेडी कम है, आपको बाहर सर्किट में उसको लगाना है, तो आउटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो तो आपको नहीं मालूम है, पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक तो वो मिनिमम होना चाहिए, और अगर आउटर भी आप कंट्रोल कर सकते हो तो आउटर को भी मिनिमम कर दो। तो इन्होंने आउटर तो नहीं दिया, इन्होंने कहा आपसे क्वेश्चन में आ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए? तो फॉर्मूला जैसे मैंने लिख के बताया था ना, ये वाला, ये सी पार्ट है, I is equals to E upon R plus small r for I maximum। क्या होना चाहिए? भाई करंट बढ़ाने के लिए या तो आप E को बढ़ाओ, और E को तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो लो टेंशन बैटरी है, तो ये तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर को आप मिनिमम करो, तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिनिमम करो। तो एक्सटर्नल तो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि ये तो बाहर सर्किट है, कहाँ आप बैटरी को लगाओगे, पर इंटरनल को तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, सेल को तो आप ही ले रहे हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर should be minimum, therefore internal resistance of a cell having low tension is minimum। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट उन्होंने कहा है डी पार्ट, a high tension supply of say 6 kilovolt must have a very large internal resistance। समझ रहे हो? एक हाई टेंशन सप्लाई जिसका 6 किलोवोल्ट है मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो उल्टा बात आ गई, हाई टेंशन सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो उसकी करंट बहुत ज़्यादा होगी, और करंट ज़्यादा होगी तो मैंने बताया था कि जूल्स हीटिंग बहुत होगी I स्क्वायर RT से, क्योंकि I का स्क्वायर E अगर ग्रेटर है तो I बहुत ग्रेटर होगा, I का स्क्वायर और ज़्यादा ग्रेटर हो गया, तो जूल्स हीटिंग इतनी होगी कि तार के फूकने का, शॉर्ट सर्किटिंग होने का डर रहता है। ठीक है, तो प्रिकॉशनरी स्टेप क्या कहता है कि करंट हमें कंट्रोल रखनी है। तो करंट कब कंट्रोल करोगे? जब इस वैल्यू को बढ़ा दो। तो करंट अगर हाई टेंशन बैटरी है उसकी करंट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग, टू मिनिमाइज करंट, रेजिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम। तो उसमें फिर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई ले लो, क्योंकि एक्सटर्नल तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ लगाओगे हाई टेंशन बैटरी में, पर रेजिस्टेंस तो आप खुद ले सकते हो अपने सेल का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई करो। और कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को आप गाढ़ा कर दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो गया, इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूट कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़े बड़े ले लो तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। तो मैंने ये 3 फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस के बढ़ाए बताए थे। तो आप ये मत सोचना कि सेल का EMF 2 वोल्ट है तो हम अपनी तरफ से कैसे कम या ज़्यादा कर लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम सेल लेते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो डिसोशिएट नहीं हुआ, अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोशिएटेड आयंस के पाथ में जब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हम कई फैक्टर हैं जिनसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट में बहुत आए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 19 जल्दी देखो, जल्दी आज इसको पूरा करना है, मैग्नेट स्टार्ट करनी है इसके बाद। 19 में उन्होंने कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, और एक बात बताऊं, NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आंसर्स के साथ याद करना। आंसर्स के साथ आपको याद होंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन देखते ही आपको याद स्ट्राइक कर जाएगा। अगर लॉजिक है, कंसेप्ट है तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन अगर कहीं याद करना, रटना है
कोई वैल्यू है पर्टिकुलर, तो वो आपको याद होगी तभी आप लिख पाओगे। अब जैसे इन्होंने पहला पार्ट ए दिया, alloys of metals usually have greater or less resistivity than that of their constituent metals। अब जैसे मान लो कॉपर की कोई alloy है, कॉपर मेटल भी है, गुड कंडक्टर भी है और उसकी alloy भी है, तो कॉपर मेटल की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। लेकिन जो मैंने alloy आपको बताई, जो 4 आपके में डिक्लेयर्ड है तो बहुत सारी, लेकिन 4 आपके में इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटम, नाइक्रोम, यूरेका। इन चारों की कंडक्टिविटी इनके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के कंपैरिजन में कम होती है, और कंडक्टिविटी कम हो गई तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, हाई हो गई। तो वही उन्होंने दिया, alloys of metals usually have greater lesser resistivity। तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी कैसी होती है उनकी, ग्रेटर होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी स्मॉलर होती है। तो भाई ग्रेटर आंसर बस इसमें याद रखो। अगला देखो, alloys usually have much lower or higher temperature coefficient of resistance than their metal। अब जितने भी मेटल्स हैं कंडक्टर्स, उन सबका अल्फा पॉजिटिव होता है, सबका, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबका, और हाई होता है, लो नहीं होता है, बहुत लो नहीं होता है ना बहुत हाई, मतलब मॉडरेट कह सकते हो। लेकिन अगर आप एलॉय लेते हो, जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटम है, नाइक्रोम है, यूरेका, जिनमें ये मेटल है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी एलॉय है एल्यूमिनियम की, तो इनकी जो एलॉय है उसका अल्फा नेग्लिजिबल होता है। आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि मैग्नीन के मीटर बीच में वायर क्यों लेते हैं, रेजिस्टेंस कॉइल में कॉन्स्टेंटम क्यों लेते हैं, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल है। जब अल्फा नेग्लिजिबल है तो आर टी इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आर नॉट 1 प्लस अल्फा, आर 0 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा अगर नेग्लिजिबल है तो टेम्परेचर वाली जो टर्म है अल्फा टी, वो 0 हो गई, नेग्लिजिबल। तो आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, किसी पे भी टेम्परेचर वेरिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या कहा था, alloys usually have much lower और higher temperature coefficient। तो alloy का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेग्लिजिबल, और जबकि उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स का पॉजिटिव, तो लेस हुआ, तो लोअर या स्मॉलर, जो भी आपका आंसर हो, लोअर का है इन्होंने। आप सी पार्ट देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ द alloy मैग्नीन is nearly independent of or slash increase rapidly with increase in temperature। तो अभी मैंने समझाया कि जितनी भी अलॉयज हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटम, यूरेका, नाइक्रोम, इन चारों के, या इसके अलावा भी और भी कुछ इलेक्ट्रिकल अलॉयज होंगी, उन सब पे टेम्परेचर वेरिएशन का, उनके रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, चारों पे याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, चाहे आप गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही आएगा। क्यों, क्योंकि इनका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेग्लिजिबल है। ठीक, अब उन्होंने कहा है अगला पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर, है ना, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेटल बाय अ फैक्टर ऑफ। अब देखो, मैंने जो कहा था कि कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। अब ये ना मुझे याद है ना आपको याद होगा, किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी कितनी होती है वो हमें गिवन होती है टेबल वैल्यू में, उसको हम रट के क्या करेंगे। लेकिन अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया 10⁻22 और 10⁻3, तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हमारे हैं की रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो कितनी, 10⁻22, ये मैंने भी याद ही करी है, बताओ बच्चों को पढ़ाती है तो याद हो जाती है, तो आप भी याद कर लो कि बाई चांस अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो ये देंगे। वैसे ये कभी आया नहीं, बिना लॉजिक के क्वेश्चन देते नहीं, रटने वाले नहीं देते, और टेबल आपको प्रोवाइड करते हैं हमेशा लैब में, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे। रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकल में भी आपने देखा, सब में दी होती है, तो इसलिए इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। चलो जल्दी करो, 20 कितने हैं अभी इसमें, 24 हैं, लेकिन आगे के पोटेंशियोमीटर भी बहुत अच्छे हैं। एक इनफाइनाइट नेटवर्क का है, वो मैंने शायद कराया है, ये हाँ 3 क्वेश्चन बुक्स में थे, 3 मैंने करा दिए थे। चलो फिर मैं रिपीट करूँगी, अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर के लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, इसमें जो 22 है पोटेंशियोमीटर का, उसमें आप अगर देखो तो A B C D E F ये सारे कंसेप्चुअल पार्ट हैं, एक को छोड़ के, और यही कंसेप्चुअल बोर्ड में रिपीट होते हैं ज़्यादातर ISC CBSE में, बहुत ध्यान से करना।
तो पहला वाला 90-20 क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, सर्किट जब करो अपने आप, बहुत इजी है। ऐसे तो मैं कितने क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको। देखो अगर आप डायग्राम को अपने बुक में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 ब्लॉक अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 ब्लॉक हैं, 4 साइडेड ज्योमेट्री है 4, और चारों का सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस है कि नहीं? ऊपर 1 1 है, नीचे 2 2, ऊपर 1 1, नीचे 2 2, 1 1 2 2। इसका मतलब एक ब्लॉक देखो मैंने, एक ब्लॉक में ऊपर 1 + 1 2 हो गया और नीचे 2 + 2 4 हो गया, और 1 और 2 सीरीज में होगी, पैरेलल में हो गया। तो 1 1 नहीं, 1 1 2, 2 और 4, तो 1/2 + 1/4। मतलब आप अगर देखो एक ब्लॉक को सॉल्व कर लो, तो एक ब्लॉक ऊपर तो आपने सॉल्व कर लिया, ये 2 आ गया, और नीचे कितना आ गया 4, और इस ब्लॉक को जब आप सॉल्व करोगे 1/2 1/4, तो 4/3 आ गया। ठीक, अब आपका जो इक्विवेलेंट है, ऐसे कितने ब्लॉक थे? 4 थे, और चारों का इक्विवेलेंट मिडिल में तो आ जाएगा, मेन ब्रांच में। तो भाई 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3। अब सीरीज में ऐड करोगे तो आर इक्विवेलेंट या नेट कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ 4/3, तो 16/3 आ गया। कितने ओम्स? समझ आए? क्लियर हो गया कि नहीं? देख के समझ में आ रहा है। अब अगला पार्ट था, देखो इसका अगले पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, ये मैं 20 में उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपका सी पार्ट कर बता रही हूँ। सी पार्ट 20 का सी को पहले बता दिया, ठीक है? क्योंकि मुझे डायग्राम देखा तो मैंने कहा इसको पहले सॉल्व कर लूँ। अब अगला डायग्राम देखो, अगर आप देखो ए से चले तो एक ही तार है जो ऐसे मुड़ मुड़ के जा रहा है बी में, उस तार को सीधा कर दो तो एक ही तो वायर है, तो यानी सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में R + R + R + R + R 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 R हो गए। ठीक, ऐसा मैंने आपको शायद कैपेसिटेंस में करवाया था कि ऐसे तार मोड़ दिए थे और कैपेसिटेंस पूछी थी, ठीक है? अब उसके बाद इसका ए पार्ट देखो, ए पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, ए पार्ट पढ़ो उसका 20 का। गिवन n रेजिस्टर्स, आपके पास n रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, सबका R है। हाउ विल यू combine them to get number 1 maximum, number 2 minimum effective resistance? What is the ratio of the maximum to minimum resistance? ठीक है, maximum minimum resistance का रेशियो बहुत बार पूछते हैं, देखो कैसे करना है। ट्वेंटी का ए पार्ट, लेट नंबर ऑफ resistors n, और रेजिस्टेंस R है तो अंडरस्टूड है, तो R मैक्सिमम कब होता है? जब सीरीज में कनेक्ट करो, क्योंकि सीरीज में ऐड होता चला जाता है, तो भाई R + R + R ++++ करते जाओ, तो ये n टाइम्स R हो गया, ये तो R मैक्सिमम आ गया, यानी R सीरीज। अब R फॉर R मिनिमम, अब मिनिमम कब होगा? जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए 1/R पैरेलल, ये 1/R + 1/R प्लस कहाँ तक करोगे? n/R, तो R पैरेलल = यहाँ पे भी प्लस प्लस करते चल जाओ n टाइम्स R तक, तो R पैरेलल हो गया R/n, ये आ गया मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम आपने फाइंड आउट कर लिए। उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। ये ध्यान देना, जो पहले लिखा होता है मैक्सिमम पहले लिखा तो इसको ऊपर लिखो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम कहेंगे तो मिनिमम पहले लेना, फिर इसको उल्टा अगर आपने लिया तो आपका नंबर कट जाएंगे। ये मत सोचना रेशियो में हम किसी को भी कहीं रख लें,
रेशियो में जो पहले लिखा होता है, अब उन्होंने आपसे ये कहा था कि आर मैक्सिमम टू आर मिनिमम, और मैक्सिमम हमेशा होता है सीरीज में और मिनिमम हमेशा होता है पैरेलल में। कैपेसिटेंस में उल्टा, कैपेसिटेंस में पैरेलल में मैक्सिमम कैपेसिटेंस आती है और सीरीज में मिनिमम, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है। तो ये n टाइम्स आर और ये r बाई n, r तो कट गया तो आपका n स्क्वायर इज टू 1 आएगा। समझ गए? ये आपका ए पार्ट हो गया। अब भाई देखो बी पार्ट में से एक दो पार्ट इसके 2006 में आए हुए हैं, ठीक है? 2006 में इसके 2-3 पार्ट पूछे गए। तो अब इन 6 से बात किया होगा ऐसा क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा है गिवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1, 2 एंड 3, 3 रेजिस्टेंसेस हैं 1, 2 और 3 ओम के, ठीक है? अब इन्होंने कहा है हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज। 3 रेजिस्टेंस हैं, तो उनसे कैसे आप कंबाइन करो कि ये इक्विवेलेंट आए। तो कैसे ट्राई करोगे, देखो इसका मेथड समझ लो, ठीक है? समझो, इसका था ये 20 का बी पार्ट, सी तो मैंने पहले ही कर लिया था, 20 ही है ना क्वेश्चन नंबर 20। 1, 2 एंड 3 ओम, एक 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, ठीक? तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले आप सोचो 3 से कितने कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बनेंगे। एक बनेगा जब तीनों सीरीज में हो, एक बनेगा जब तीनों पैरेलल में हो, एक बनेगा जब 2 सीरीज में हो, एक पैरेलल में हो, एक कब बनेगा जब 2 पैरेलल में हो, एक सीरीज में, ठीक? अगर सपोज रेजिस्टेंसेस इक्वल होते सबके, तो इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनते 3 रेजिस्टेंसेस के, ठीक है? लेकिन अब दिक्कत क्या है, कॉम्बिनेशन तो अभी भी 4 ही बनेंगे, वैल्यूज बहुत सारी आएंगी। क्यों? अब तीनों सीरीज में है, इसकी तो चलो सेम आ गई, R सीरीज में आपका आ गया 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम, एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब R पैरेलल में भी एक हो गया, चलो 1/1 + 1/2 + 1/3, आपका एलसीएम आ गया 6, तो 6 + 3 + 2 कितना आया 11/6, यानी R पैरेलल हो गया 6 तो 11/6 हुआ, तो R पैरेलल हुआ 6/11, ठीक? इतने हो। अब ये दो तो फिक्स्ड हो गए, मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन अब जो ये 2 कॉम्बिनेशन है ये बहुत अलग अलग आएंगे। एक बार ये 1 और 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक? एक आंसर आएगा। एक बार इसको 2 और 3 लो, ये 1 हो गया, अब आंसर चेंज हो गया। एक बार इसको 3 और 1 लो और ये 2 लो, आंसर चेंज हो गया आपका, क्योंकि R R R होते तो ये की पॉसिबिलिटी थी कि 2 सीरीज में 2R और 2R + R, ठीक है? 2R और R पैरेलल में, पर उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो पहले आपने 1 और 2 को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट किया, 3 को पैरेलल में, तो आप निकाल के देखना इक्विवेलेंट कुछ और आएगा। फिर आपने क्या किया, 2 और 3 को सीरीज में लिया, 1 को पैरेलल में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट नया आएगा। फिर आपने 3 और 1 को लिया, 3 और 1 और इसको पैरेलल में 2 को, तो नया आएगा। यानी अलग अलग अगर रेजिस्टेंसेस हैं तो एक ही कॉम्बिनेशन की 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपके R1 R2 R3 की वैल्यूज डिफरेंट है। ये बात समझ में आई? इसी तरह इसमें एक बार 1 और 2 इसको ले लो, 3 इसको, एक बार 2 और 3 इसको लो, 1 इसको, और एक बार 1 और 3 इसको लो, 2 इसको, तो भी आप देखोगे 3। तो इस क्वेश्चन में मैंने 2 वैल्यू तो भैया आपकी निकाल दी, 6 और 11/5, 6/11, 6/11 और 6, लास्ट 2 तो मैंने निकाल दी पैरेलल और सीरीज। अब इनमें भाई आप रख के देखना, इन दोनों में
पहले इसको 1 और 2 लेना, तो 3 हुआ, 3 और 3 1/3 1/3 3/2, 3/2 इसमें है नहीं है भाई। फिर इनको 2 और 3 लेना, तो 2 + 3 5 1/5 1/1, तो 5/6 5/6 है, ये भी नहीं। ऐसे ही आप निकालोगे भाई, क्योंकि मैं निकालूंगी सबको देखूंगी तो पता लगा आपका पूरा टाइम निकल गया, ठीक है। क्योंकि मुझे अब करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर को पूरा करके मैग्नेट स्टार्ट करना है। मैग्नेट बहुत बड़ी यूनिट है, मैग्नेट भी बहुत टाइम लेती है। मैग्नेट में 2 चैप्टर हैं बहुत बड़े बड़े, उसके बाद फिर ऑप्टिक्स शुरू करूँगी, फिर AC और EMI, ठीक है। और जो कोविड का हाल है वो तो नहीं मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल जा रहा है, ठीक है। तो इसको निकाल के आप देखना अपने आप। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। 21 से पहले, चलो 21 को ही लेते, पहले क्या करना तो उसको पड़ेगा। ये ट्राई करो, 21 मैंने आपको कराया है, ट्राई करो। इनफाइनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और मैंने इसीलिए कराया भी था, आपको एक मेथड बताया था कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो सॉल्व करो 21। का मैं डायग्राम बना रही हूँ। उन्होंने इधर इनफाइनाइट नेटवर्क लिया, इधर इन्फिनिटी है ना, और सारे रेजिस्टेंसेस 1 1 1। जो टर्मिनल A और B है वो इधर है, और इसके बीच में उन्होंने क्या लगाया हुआ है, 12 वोल्ट यानी EMF है, और 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बैटरी लगती है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, एक तो उन्होंने R पूछा है इक्विवेलेंट नेट, और एक करंट और पूछी है, इसीलिए बैटरी लगाई है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताया था, ठीक है, कि क्या करते थे। पहला वाला ब्लॉक जिधर बैटरी लगी होती है उसको पूरा बना लो, पूरा बना लिया, और वो दिया भी कंप्लीट है। इसको A मान लो, इसको B, टर्मिनल्स को, और बाकी सबको पैरेलल में X मान लो, और इसका इक्विवेलेंट निकालो और वो भी X होगा, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं कंप्लीट।